नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उपचुनावों के रण की। उदयपुर जिले की वल्लभनगर और प्रतापगढ़ जिले की धरियावद विधानसभा सीट के उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 30 अक्टूबर को मतदान करवाया जाएगा, तो वहीं 2 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। वल्लभनगर में कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत और धरियावद से भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा चुने गए थे। दोनों विधायकों का हालांकि कोरोना के चलते निधन हो गया था। उपचुनाव को लेकर दोनों ही सीटों में से वल्लभनगर में कांग्रेस और भाजपा के लिए उम्मीदवार का चयन करना एक बड़ी चुनौती है। दोनों दलों में गुटबाजी के चलते पार्टी को उम्मीदवारी को लेकर गहन मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि भीतरघात का खतरा बना रहेगा और चुनाव जीतना दोनों के लिए अपनी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बन जाएगा। वल्लभनगर सीट पर वल्लभनगर से जीते कांग्रेस विधायक गजेंद्र शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत टिकट मांग रही हैं, तो वहीं गजेंद्र सिंह के बड़े भाई देवेंद्र शक्तावत भी टिकट के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं। हालांकि शक्तावत परिवार से ही टिकट मिलना तय माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये संकट कांग्रेस में ही है, भाजपा में भी विवाद है। भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया ने पहले ही कह दिया है कि जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर को भाजपा का टिकट नहीं लेने देंगे, तो वहीं रणधीर सिंह ने कह दिया है कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में भाजपा के सामने ये संकट है कि भिंडर चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा उम्मीदवार को दिक्कत हो जाएगी। गत चुनाव में भाजपा उम्मीदवार तीसरे स्थान पर था, तो वहीं भिंडर सिर्फ 2500 वोट से चुनाव हारे थे। धरियावद के भाजपा विधायक गौतम लाल के निधन के बाद भाजपा उनके परिवार में से किसी को उम्मीदवार बना सकती है, तो वहीं कांग्रेस अपने पुराने उम्मीदवार नगराज मीणा को टिकट दे सकती है। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। उसके लिए तैयार हैं। हमने कमेटियां बहुत पहले बनाती थी और हम 2-4 दिन में हम कार्यकर्ताओं की जो है वहाँ पर मीटिंग लेने के लिए भी जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने किसानों के साथ में अत्याचार किया है, अन्याय किया है, 10 महीने से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान की सुन नहीं रहे हैं, उससे किसान परेशान है। और जो जीएसटी का पैसा राजस्थान सरकार का बनता है, हक बनता है, उसको भी वो नहीं दे रहे हैं। 25 में से 25 सांसद जो है वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, न विकास ला रहे हैं। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में आपस में फूट है, और गुलाब चंद जी कटारिया साहब जो नेता प्रतिपक्ष है वो ये कह रहे हैं कि जब वसुंधरा जी की चलती थी तभी वो भिंडर साहब को नहीं दिला पाई थी टिकट, तो अब वो क्या दिलाएंगी। यानी वसुंधरा जी का जो प्रभाव है, उनका अस्तित्व है राजनीति में, वो शून्य मान करके चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पहले मुझे बीजेपी से। देखिए, बीजेपी के दावे अभी थोड़े समय पहले जब उपचुनाव हुए थे हमारी 3 सीटों पर, और उसमें से 3 में से 2 सीटें कांग्रेस ज़बरदस्त अंतर के साथ जीती थी। करीब 35 से 40 हज़ार वोटों के अंतर से हम सुजानगढ़ और जो सहाड़ा की सीट जीते थे, और राजसमंद की सीट भी नाम सिर्फ 5-6 हज़ार वोटों के अंतर से हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हारे हैं। जहाँ 35-40 हज़ार से वो किरण महेश्वरी जी जीती थी, वो भी अंतर काफ़ी कम हुआ है। पंचायत चुनाव की बात, जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव के अभी परिणाम आए, उससे पहले नगर पालिकाओं के परिणाम आए थे। तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता अशोक गहलोत जी की सरकार और कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का पूरा भरोसा है। और जिस तरह से पिछले उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आए, पंचायत चुनाव में, नगर पालिकाओं के चुनाव में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया है, उसी प्रकार जो ये दो उपचुनाव हैं, इन दोनों ही उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीतेंगे। कार्यकर्ता बंधुओं, चुनाव की घोषणा हुई चुकी है। सभी कार्यकर्ता ने अभी 1 महीना वास्ते चुनाव में लागणो है, जोश खरोश में लागणो है, विरोधिया ने अपने परस्त करनो है। एक पंचायत में आप अपनी जिम्मेदारी निभानी है, एक जगह लागणो है, पूरा राजस्थान की नजर आनी चुनाव पे वेगा, और आपने सबने बतावनो है कि जनता सेना कई है। आप रो सब रो सहयोग चाहेगा, एक मिनट, एक समय आप रो बहुत जरूरी है। सभी कार्यकर्ता पूरी तरह लागणो है, और जनी तरीकों आप कार्यकर्ता करोगे वही हिसाब।
तो चलिए इन दोनों ही सीटों पर उपचुनावों को लेकर राजनीतिक समीकरण क्या कुछ है, अब ये ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। दरियावद वल्लभनगर उपचुनाव कार्यक्रम को लेकर तारीखों का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन समीकरण किस ओर इशारा करते हैं ये समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले आपको बता दें कि तारीख कौन कौन सी है। 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी, बेहद महत्वपूर्ण ये तारीख, जहां पर 1 अक्टूबर को अधिसूचना को जारी किया जाएगा। उसके बाद 8 अक्टूबर तक नामांकन का दौर चलेगा, तो 8 अक्टूबर तक यहां पर नामांकन किया जा सकता है। हालांकि जो कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहते हैं 13 अक्टूबर तक वो अपने नाम को वापस ले सकेंगे। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण दिन 30 अक्टूबर की तारीख, जब मतदान होगा और अपने मन का प्रत्याशी चुना जाएगा। तो वहीं नतीजा आएगा 2 नवंबर को। तो इस तारीख का इंतजार सभी को रहेगा, जब नतीजे घोषित हो जाएंगे और यह सुनिश्चित हो जाएगा कि इन दोनों सीट पर जीत किसने हासिल की है और किसकी तैयारियों में कितना दम रहा। तो वल्लभनगर विधानसभा उपचुनावों को लेकर आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। बता दें कि कोरोना के चलते उनका निधन हो गया था, जिसके बाद वल्लभनगर से त्रिकोणीय मुकाबला होने का आसार है। और हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जनता सेना से रणधीर सिंह भिंडर यहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि कशमकश चल रही थी भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ऐसे में मुकाबला कांग्रेस, भाजपा और जनता सेना के बीच में होने वाला, और इसीलिए हम इसे त्रिकोणीय मुकाबला कह रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धरियावद सीट की, जहां पर यह भी बेहद महत्वपूर्ण सीट है। भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा के निधन के बाद यह सीट खाली हुई। 3 अक्टूबर को कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन कर सकती है। बेहद महत्वपूर्ण इस पूरे सम्मेलन को माना जा रहा है, जहां पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जा सकता है। अजय माकन भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। रणनीति चुनावों को लेकर क्या कुछ कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को बताई जा सकती है, जिससे कि धरातल पर उसे अमल में लाया जा सके। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। दोनों विधानसभा में सम्मेलन कांग्रेस की तरफ से किए जाएंगे। तो पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में उतरने को लेकर तैयार है। हालांकि तैयारी कितना रंग लाती है, ये नतीजों के दिन ही तस्वीर साफ हो पाएगी। अब बात करेंगे धरियावद विधानसभा उपचुनाव की, बेहद महत्वपूर्ण ये पूरी सीट। हालांकि आपको बता दें कि भाजपा ने इस पर जीत पिछले चुनावों में हासिल की थी। भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा यहां से जीते थे, उनके निधन के बाद ये सीट भी खाली हुई। मीणा के बेटे हैं टिकट के प्रबल दावेदार, तो इस सीट पर टिकट के प्रबल दावेदार गौतम लाल मीणा के बेटे को माना जा रहा है, उनकी दावेदारी मानी जा रही है। कांग्रेस को यहां पर हालांकि थोड़ा सा जोर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की झोली में यह सीट गई थी। भाजपा यहां से अभी भी बेहद मजबूत स्थिति में है। ऐसे में कांग्रेस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस दोनों ही सीटों पर जीत का दम भर रही है, लेकिन भाजपा यहां पर पूरी तरीके से विश्वास से परिपूर्ण है कि धरियावद सीट पर जिस तरीके की परफॉर्मेंस पिछले चुनावों में हमने दोहराई थी, उसे एक बार फिर से दोहराएंगे। तो चुनावी और राजनीतिक समीकरण इन दोनों सीटों पर तो हमने आपको समझा दिए, लेकिन इन दोनों ही पार्टियों से सीधे जानेंगे कि उपचुनावों को लेकर तैयारियां क्या कुछ है। आर तिवारी साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके अलावा अमित गोयल साहब भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। शुरुआत में आर तिवारी जी आप ही से करना चाहूंगी। दोनों सीटों पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जीत का दम भर चुके हैं, ऐसी कौन सी तैयारी है आपकी कि दोनों सीटों पर आप जीतने वाले हैं? देखो रंजीता, केवल हमने हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने केवल दम ही नहीं भरा। हाँ। हमारे जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह जी डोटासरा, उन्होंने 1 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि हमको लग रहा था कि 6 महीने का कार्यकाल अक्टूबर में पूरा हो रहा है। और सबसे पहले मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि समय पर वो दोनों विधानसभा के उपचुनाव करवा रहे हैं। सवाल है कि हम दोनों विधानसभा की सीटें जीतेंगे, ये दावा हर कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा, केवल इसलिए नहीं कि हम सत्ता में हैं। हमारा पिछली बार भी वल्लभनगर में विधानसभा में हमारा अगर कहीं कोई मुकाबला था तो जनता सेना के भिंडर साहब से था।
भारतीय जनता पार्टी तो तीसरे स्थान पे थी। आज भी हमारा जो मुकाबला है वो जनता सेना के साथ में है। बल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई सीधा मुकाबला ही नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने गए 2 साल में जो कोरोना काल में लोगों के सामने रोजी रोटी की चिंता थी, लोगों की मौत का डर था, लोगों का जीवन बचाने का था, कांग्रेस के यशस्वी मुख्यमंत्री ने दोनों कोरोना काल में देश में नंबर 1 पे काम किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा था बीमारी के दवा के कारण से मैं किसी एक भी आदमी को मरने नहीं दूंगा, चाहे बजट का पूरा पैसा स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करना पड़े। और ये बात सही है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की इस बात के लिए सराहना की कि कोविड में जो मुकाबला किया, कोविड से महामारी से, उसकी सीख लेनी चाहिए अशोक गहलोत जी से। और अशोक गहलोत जी ने चिरंजीव जो योजना बनाई है स्वास्थ्य की, रंजीता पूरे देश में राजस्थान केवल एकमात्र राज्य है जो 850 रुपए जमा कराने पर पूरे परिवार का 5 साल के लिए हम उसका इंश्योरेंस कर रहे हैं, जीवन बीमा कर रहे हैं। क्योंकि बीमारी ने हम लोगों को बता दिया कि अचानक पैसा लोगों के पास में होता नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन का पैसा चाहिए, ऑक्सीजन के लिए पैसा चाहिए, तो राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने लोगों की जान बचाने के लिए ये सारी चीजें मुफ्त की है। और मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य योजना चालू की है। लोगों को हमने घर घर राशन बांटा, गीला राशन बांटा, हमने सूखा राशन बांटा। ठीक है। और तो और रंजीता राजस्थान के मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने दूसरा कोरोना काल में लोगों की रोजी रोटी का भी ध्यान रखा। ठीक है। और ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं। और अभी आपने देखा होगा, मेरी एक बात सुनो रंजीता, फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने देश में नाम कमाया कि 26 लाख बच्चे जो कोरोना के कारण से जिनके परिवार की आर्थिक स्थितियां कमजोर थी, हमने उनको रीट की परीक्षा में आना जाना खाना सब राजस्थान सरकार और भामाशाहों के माध्यम से हमने उनके लिए रीट की परीक्षा की व्यवस्था की। ये सारी बातें ये है जो कांग्रेस को दोनों विधानसभा में जीत की ओर अग्रसर कर रही है। ठीक है तिवारी जी, मेरा नाम रंजना है, आपके पास में दोबारा से लौटूंगी। अमित गोयल साहब, आर तिवारी जी कह रहा है कि थे तो कंपटीशन में ही नहीं था, आपको कंपटीशन मार ही नहीं रहे हैं। भिंडर साहब को कंपटीशन मार रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि अगर आप आज भी सामने खड़े होंगे तो आसानी से आपको शिकस्त दे देंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये तिवारी साहब जैसे लोगों के लिए कहावत बनी हुई है, वो तो 3 विधानसभा में दिखाए थे अमित हमने। सुनो, मैंने बहुत आराम से आपकी सारी बातों को सुना है। तिवारी साहब सुनो, मेरा इतना कहना है रंजना जी, हाँ, राजस्थान में पिछले 3 साल में जो अराजक माहौल बना हुआ है, आज की तारीख में पूरे देश में महिला अपराध में हम नंबर 1 है, दलित अपराध में हम नंबर 1 है, बेटियां ना घर में सुरक्षित है ना थाने में सुरक्षित है, थानों के अंदर महिलाओं की असमत टूटी जा रही है, आईएएस अधिकारी काम के बदले रिश्वत में महिलाएं मांग रहे हैं, सुंदर महिला चाहिए उनको, अधिकारियों के वीडियो आ रहे हैं। सरकार की स्थिति यह है कि जिन वादों को करके सरकार सत्ता में आई थी, राजस्थान के किसान का 10 दिन में सारा कर्जा माफ कर देंगे, राहुल गांधी जी ऐलान करके गए थे, वो कर्जा आज तक क्या स्थिति में है सबको पता है। राजस्थान के प्रत्येक बेरोजगार को 3500 रुपये भत्ता देंगे, वो सारी स्थिति पूरे प्रदेश को पता है। संविदा कर्मियों का नियमितीकरण कर देंगे, पूरे प्रदेश को पता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए कि कोई सरकारी रोजगार के लिए अपेक्षा न करे, हमारे पास रोजगार की व्यवस्था नहीं है। राजस्थान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके 14 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया नरेंद्र मोदी जी ने। 65 रुपए लीटर पेट्रोल 110 रुपए कर दिया, इसलिए बीजेपी को वोट देंगे। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 900 रुपए में कर दिया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। ये सारी बातें आप गोयल साहब, तिवारी जी बोलने दीजिए। तिवारी जी लगाने के लिए आरोप, अरे तिवारी जी ऐसे थोड़ी ना चर्चा हो पाएगी। आप बोल रहे थे, मैंने भी आपको टोका नहीं, गोयल साहब ने भी टोका, उनको उनकी बात रखने दीजिए। गोयल साहब जी कंप्लीट कीजिए, फिर तिवारी जी से सवाल लूंगी। मैं बहुत शांति से आपकी बात सुन रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। हाँ जी बोलिए। राजस्थान के युवाओं के साथ में जो छल की सरकार ने किया है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके पेपर लीक नहीं हुए।
या जिसके पेपर बीके नहीं हो, आप रीट की बात कर रहे हो अभी, मतलब एग्जाम से 2 घंटे पहले तो उसके पेपर व्हाट्सएप पे आ गए। कुल मिला के डोटासरा जी ने एक केंद्र खोल रखा है, आरएस डोटासरा आरएस केंद्र, वहां से अपने परिवार के अपने रिश्तेदारों को वो आरएस बना रहे हैं। तो राजस्थान में जो अराजकता की स्थिति है, पहली बात तो वो कि कानून व्यवस्था का कोई राज नहीं है। दूसरी बात यह है कि केंद्र से लेकर और राज्य की जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां तक कांग्रेस के अंदर लगातार फूट है। कांग्रेस पार्टी न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर पा रही है, और आज जिस तरह से पंजाब में कॉमेडी सर्कस हुआ है, एक मुख्यमंत्री से तो आपने इस्तीफा ले लिया, जिसको दूसरे को आप बोल रहे थे उस नेतृत्व चुनाव लड़े जाएंगे, वो व्यक्ति पार्टी छोड़कर भाग गया। तीसरी बात मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी में यहाँ सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत चल रहा है। आप ये देखिए, हमारे मुख्यमंत्री शुरुआत के 1.5 साल में जयपुर दिल्ली के बीच में घूमते रहे और बाकी के 1.5 साल क्वारंटीन रहे। तीसरी बात आप ये कह रहे हैं कि हम टक्कर में नहीं है। अरे भाई, पहले अपना घर संभालिए। गजेंद्र शेखावत जी की पत्नी प्रीति शेखावत और देवेंद्र शेखावत लड़ रहे हैं। अरे आप भिंडर की बात करो, वल्लभ नगर में आप कहाँ खड़े हो? अमित गोयल कहाँ खड़े हो? पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पे थे या नहीं थे? आज आपने जनता संघर्ष के अध्यक्ष का सुप्रीमो का बयान पढ़ लिया। रंजना अधिक वोटों सरकार गोयल जी रुकिए, तिवारी जी गोयल जी रुक जाइए, ठीक है। इनको टोकना नहीं चाहिए। मेरा कहना है एक पार्टी, हाँ ठीक है गोयल साहब, मैं आपके पास आऊंगी। तिवारी जी, सवाल ये भी है, जब एक सरकार राज्य में 2.5 साल पूरे कर लेती है, उसके बाद जब उपचुनाव इस तरीके से होते हैं तो एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर भी उसको देखा जाता है। एक बड़ी चुनौती के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी इस वक्त आपके कंधों पर है। रंजना, मैं कह रहा हूं, हमना मुख्यमंत्री जी ने हर दिन चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। राजस्थान के अशोक गहलोत कोई नए नवेले मुख्यमंत्री नहीं है, जनता की नब्ज को समझते हैं। अरे अमित गोयल जी, आप बताओ तो सही, आपके दिल्ली के नेताओं ने आकर के आपका भी चिंतन शिविर लगा था। आपने मुख्यमंत्री ने आपने आपके उप मुख्यमंत्री के लिए आपने वहां लगाया था, आपने कहा मुख्यमंत्री हम देते हैं, आपके घर में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद की दावेदार, आपके प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के दावेदार गुलाब चंद कटारिया मुख्यमंत्री गुलाब चंद कटारिया जी के कहने से आपके टिकट मिलेंगे या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देंगे? ये तीसरे नंबर पे थे। हमारा असली मुकाबला वल्लभ नगर में जनता भिंडर जनता सेना से है, भारतीय जनता पार्टी से है ही नहीं। और इसके बाद धरियावत सीट भी जीत करके बताएंगे जनता के लिए जो काम किया है। अमित गोयल जी, ठीक है तिवारी जी, अरे अमित गोयल जी, 110 रुपए का पेट्रोल और 100 रुपए का डीजल जनता जानती है। देश का किसान आपके खिलाफ में रोज धरती पर बैठा है। ठीक है तिवारी जी रुक जाइए, तिवारी जी रुक जाइए। अमित गोयल जी, ठीक है तिवारी जी रुक जाइए, थोड़ी देर रुकिए ना, ऐसे थोड़ी ना चर्चा होगी। अमित गोयल जी, लगातार यही कहा जा रहा है कि जो केंद्र की मोदी सरकार है और भाजपा सरकार जिस तरीके से, हालांकि विपक्षियों का यह आरोप है कि जन विरोधी जो आपकी नीतियां उसका खामियाजा इन दोनों उपचुनावों में आपको भुगतना पड़ सकता है। इन सब के बीच आपसी कलह भी आपकी पार्टी की किसी से छुपी नहीं है। भिंडर लगातार टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया गया और अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और इस बात की गंभीरता को आप समझते हैं कि पिछले चुनावों में तीसरे स्थान पर आप रहे थे। देखिए, मैं आपको 3 बातों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो आप तीसरे स्थान की बात कर रही हैं, बार बार कर रही हैं। हाँ। पहले जो नंबर पे कांग्रेस रही, सेकंड नंबर पे रणधीर सिंह भिंडर रहे और तीसरे नंबर भाजपा रही। इन तीनों के बीच का वोट अंतर देखेंगे तो 5000 वोटों से ज्यादा का अंतर नहीं था। 2500 वोटों से कांग्रेस जीती है। वहां पे कांग्रेस ने कोई 50000 वोटों से जीत नहीं दर्ज की है। और भाजपा के मुकाबले 5000 वोट ज्यादा मिले। मेरी बात सुनिए, संघर्ष के अंदर तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले सिर्फ 5000 वोटों का फर्क रहा है, पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, पूरे देश के अंदर इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, इन्होंने चिरंजीवी योजना की बात करी। हमारी मुख्यमंत्री, हमारी सरकार थी, हम भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड पहले ले आए थे
3,000 बीमारियों का इलाज मिला, लोगों को 3 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिला। आप लोगों ने 2 साल तक उस योजना को लटकाए रखा। फिर मोदी जी केंद्र के अंदर 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री लिया है। आप उसको नई पैकिंग में करके नए नाम से पेश कर देते हैं। और चिरंजीवी योजना का किसी भी एक भी आदमी को कोरोना काल में लाभ नहीं मिला। और आप बात करें चिरंजीवी योजना की, अरे बात तो सुनो, अरे बात तो सुनो आप पूरी साहब, अरे बात तो सुनो, आंकड़े हैं आपके पास में, आपके पास काम नहीं है, आपके पास काम नहीं है। अब्बाजान जान की सरकार चलाइए आप तो, जब फ्री इनके पास में कोई काम नहीं है, इनके पास झूठे आंकड़े हैं जो पीसीसी कार्यालय में बैठकर बनाते हैं। सिर्फ पीसीसी कार्यालय में बैठाए हुए आंकड़े तो सरकार नहीं बनती है, पीसीसी कार्यालय में बैठ के बनाए हुए आंकड़े तो सरकार नहीं चलती है। मुझे बताइए, आपको निःशुल्क दवा बांटने के आपके एमएलए कह रहे हैं, मंत्री जो मंत्री कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे, तो हालत तो ऐसी है, घर में सिर फुटा तो लगा रहे। मैं कह रहा हूँ आपके आरोप लगा रहे हैं, आपके विधायक, आपके मंत्री भिंडर साहब तो अलग हो गए, अब रणधीर सिंह भिंडर तो अलग हो गए हैं। अब कौन टिकट आपकी पार्टी से पा रहा है? देखिए मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ये तय नहीं करता है कि किसको टिकट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे सक्षम कार्यकर्ता होते हैं, तो जो भी सक्षम कार्यकर्ता होगा, जीतने वाला कार्यकर्ता होगा, रायशु कुमारी में आएगा, उसको प्रदेश नेतृत्व टिकट देगा। और ये चुनाव सिर्फ बल्लभनगर का चुनाव नहीं, दरियावत का चुनाव भी है, वहाँ कांग्रेस 30,000 वोटों से हारी थी। जनता का ये अधिकार है जानना कि हमारा जिसको हम वोट डालने वाला है वो चेहरा कौन है। हाँ, तो मैं बिल्कुल मना कब कर रहा हूँ, पर अभी भी भिंडर साहब के निकलने के बाद भी 4 उम्मीदवार हैं आपकी पार्टी चेहरा में। तो पार्टी का देखिए, नहीं देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी दावेदारी कर रही है, उनके बेटे दावेदारी कर रहे हैं। एक सिस्टम है ये, हमारे यहाँ पर कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है। राहुल जी ने कहा और अमरिंदर सिंह जी को आउट कर दिया, मतलब शक्तावत परिवार से टिकट कट गया। पूरे देश में राहुल गांधी जी को पप्पू कहने वाले, पप्पू के रूप में स्थापित करने वाले नवजोत सिद्धू ने पप्पू बना के चले गए। मैं क्या कह रहा हूँ, पूरे देश के अंदर, पूरे देश में राहुल गांधी जी को पप्पू स्थापित करने वाले आज फिर पप्पू बना के चले गए। हमारे तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि शक्तावत परिवार से टिकट कैंसिल? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस एक परिवार की लड़की नहीं है क्या? देखिए, शक्तावत परिवार का टिकट तो ये कांग्रेस के अंदर है, हमारा शक्तावत परिवार से कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जीतने वाले कार्यकर्ता को टिकट देगी, कार्यकर्ताओं की रायशु कुमारी के आधार पर टिकट देगी। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अरे तो आप मुझे बता दो ना, अरे तो आपने किसको टिकट दिया है, झुंझुनू के अंदर बता दीजिए ना। आप तो एक परिवार की पार्टी हो, हमारे यहाँ तो कार्यकर्ताओं का परिवार है भैया। आपके यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? 20 साल सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी। हमारे यहाँ तो चलता है, हमारे यहाँ तो वंशवाद भी है, परिवारवाद भी है। आप लोग तो गुलाम हो, आप लोग तो गुलाम हो। आपके यहाँ तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, आपने प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, इनसे पूछो राजसमंद मैं कह रहा हूँ प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो, हम प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। और मैंने टिकट दिया, धन्यवाद में आप किसको चुनाव लड़वा रहे हो? ठीक है, किरोड़ी जी, बीजेपी के कार्यकर्ता लड़वा रहे हो या दिवंगत नेता के बेटे को चुनाव लड़वा रहे हो? मैं जवाब देता हूँ। हाँ, जल्दी से बोल लीजिए, फिर मैं सवाल लूंगी। मैं जवाब देता हूँ। बोलिए सर, बोलिए। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट किसका तय होगा, तो तब मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक परिवार के इशारे पर चलने वाली पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है, कोर कमेटी होती है, बाकायदा कार्यकर्ता रायशु कुमारी होती है। हम कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है। उस संदर्भ में मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति जीतने वाला होगा पार्टी का और किसी के परिवार से कोई दिवंगत हो गया और पार्टी को लगता है कि जनता चाहती है कि उसको टिकट देके विधानसभा भेजना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। लेकिन एक परिवार के इशारे पर नहीं चलती है कि कांग्रेस सोनिया गांधी 20 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद राहुल गांधी, फिर आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली। परिवार की पार्टी नहीं है, सांसद बन गए। अरे तो क्या हुआ, काम करने पार्टी के देखिए तिवारी जी, गोयल जी, अगर हम इस परिवारवाद की बहस में जाएंगे तो दोनों ही पार्टियों से छुट्टी नहीं है। आपसे बताइए तिवारी जी, गोयल जी रुकिए, तिवारी जी रुक जाइए। सर सुनिए ना, इसमें बहस नहीं कर रहे हैं हम, चर्चा का मुद्दा हो रही है, क्योंकि अगर हम परिवारवाद और वंशवाद पर जाएंगे तो दोनों ही पार्टियां उससे अछूती नहीं है।
तो कृपया कर से आप दोनों से निवेदन है कि परिवारवाद पर कम से कम आज की बहस में ना जाए। रंजना जी एक मिनट। नहीं सर, आपको बोलने का मैंने मौका दिया। बड़ा सवाल मैं तिवारी जी से लेना चाहूंगी। दरियावत की जो सीट है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए भी है, क्योंकि आपकी रणनीति, सर मैं आपके पास आऊंगी, रुक जाइए, बहुत देर से आप बहस कर रहे हैं और ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद यही है और आप सभी से, दोनों से दरख्वास्त है कि प्लीज एक एक को बोलने का मौका दीजिए। तिवारी जी, दरियावत की सीट को बनाने की, क्योंकि आपकी रणनीति ये होगी कि यहाँ से असेंबली का नंबर, आपकी जो संख्या है उसे बढ़ाया जाए, तो वही भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को बचाने को लेकर पूरी कवायद के साथ उतरेगी। रणनीति आपकी क्या है यहां से कि दोनों पार्टियां अब आपके कब्जे में हो? देखो रंजना, दरियावत सीट मतलब वो सबसे ज्यादा भील वाली जो आदिवासी है वो सीट है। प्रतापगढ़ में हमारा विधायक है, प्रतापगढ़ जिले की हमारी 2 सीटें हैं। प्रतापगढ़ में हमारे रामलाल हमारे विधायक हैं, दरियावत में हमारे जो विधायक हारे हैं वो पिछली बार विधायक थे। सवाल है कि महाराणा प्रताप की जिन्होंने अपमान किया, जो जिन्होंने जिंदगी भर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करी, उन महाराणा प्रताप का अब मैं फिर इनको बोलने नहीं दूंगा। महाराणा प्रताप बोलने दीजिए, इनके आपकी बारी आएगी, थोड़ा रुक जाइए ना सर, आपकी बारी आएगी, बोलने दीजिए। प्रतिपक्ष में बहुत अच्छी बात है, गोयल साहब बोलने दीजिए, आपकी बारी आएगी, आपको नेता मौका मिलेगा। प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया इन दोनों सीटों पे हार का कारण बनेंगे। जनता सेना के भिंडर को इन्होंने चैलेंज किया, टिकट नहीं लेने दूंगा, हमारा मुकाबला जनता सेना से है। महाराणा प्रताप का अपमान करने वाले गुलाब चंद जी कटारिया उन आदिवासियों के सामने जाकर के नाक रगड़ेंगे तो भी अपने नेता का वो जो स्वतंत्रता के पुरोधा थे उस बात को भूलेंगे नहीं। और कांग्रेस ने आदिवासी, जनजाति, अनुसूचित जाति, सामान्य और सब लोगों के लिए जो काम किया, मैं फिर कहना चाहता हूं, रंजना, भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीतेगी कि कांग्रेस के राज में 70 रुपए का सरसों का तिल्ली का तेल आता था, आज 200 रुपए का 1 लीटर आता है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीतेगी कि कांग्रेस के राज में, सुनो, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। का जो पेट्रोल कांग्रेस के शासन में मनमोहन सिंह जी के टाइम था, इन्होंने 110 रुपए कर दिया। ये दावा इसलिए ठोक रहे हैं कि मेरी माँ बहन को 400 रुपए में हम गैस का सिलेंडर से उनका घर की रोटी पकाने को देते थे, आज ये 900 रुपए का दे रहे हैं। जिन किसानों को हम 65 रुपए का डीजल या 55 रुपए का डीजल देते थे, आज ये किसानों की दुहाई दे रहे हैं। 100 रुपए का डीजल दुगनी आय किसानों की। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने का वादा 7 साल से देश के प्रधानमंत्री मोदी 14 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वाले जीतेंगे। ये राजस्थान की जनता जानती है, आज खाने का तेल 200 रुपए राजस्थान में, देश का सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में। विरोध के नाम पे विरोध है, इनके पास में कोई नहीं है। हम दोनों सीटें जीतेंगे। ठीक है, गोयल जी बोलिए। रंजना जी, बहुत बड़ा दोगलापन है कांग्रेस में। देश की सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, देश का सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के अंदर, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर जीएसटी में लाने का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। अरे आपके वित्त मंत्री का बोलो ना, आपके कहने से होगा। आप जीएसटी में शामिल कर लो। जीएसटी काउंसिल में विरोध करना है, और यहाँ पर जिनको कांग्रेस तिवारी जी बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे जीएसटी काउंसिल के अंदर, जिस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने पर कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, और यहाँ इनके प्रवक्ता कह रहे हैं शामिल कर लीजिए। कौन सुन रहा है इनकी? अरे आपके वित्त मंत्री को बोलिए ना जाके, अरे आपके वित्त मंत्री को बोलिए जाके, कमाल की बातें करते हो। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी विरोध करती है कि जीएसटी काउंसिल के अंदर, और आप यहाँ बैठ के बोल रहे हो जीएसटी में शामिल कर लो। सबसे पहले आपके लोग उछलते हैं, सबसे महंगी बिजली राजस्थान के अंदर कर लो ना, तो अशोक गहलोत से करवाओ ना। आप कहोगे क्या आपके कहने शामिल करेंगे? क्या है आपके पास में? शामिल करो। आपके घर में कांग्रेस पार्टी कैसे चलेगी? आपके सारे वित्त
मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, साथ में है। शर्मा नीचे आप लोगों ने। तिवारी जी, लेकिन तिवारी जी इस बात से जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी तो वहाँ क्या बोल सकेंगे और टीवी चैनल पर आएंगे तो क्या बोलेंगे? शर्मा नीचे इनको। रुकिए सर, रुकिए अमित गोयल तिवारी जी तो समय बताएगा। रुक जाइए आप दोनों ही। तिवारी जी रुकिए। राजस्थान की दुर्दशा कर दी। गोयल साहब रुकिए, सुनिए सर, आप ही का सवाल ले रही हूँ। भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर। गोयल साहब रुक जाइए, आप ही का सवाल ले रही हूँ मैं। गोयल जी सुन लीजिए, आप ही का सवाल ले रही हूँ। तिवारी जी बोलिएगा लेकिन सवाल के बाद। तिवारी जी बोलिएगा लेकिन सवाल के बाद बोलिएगा। सुन लीजिए, आप ही लोगों के सवाल में ले रही हूँ। जनता के सवाल लेना बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त यूं ही जाया हम चर्चा का नहीं कर सकते हैं तिवारी जी, लेकिन इस बात से भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि राजस्थान में ही सबसे ज्यादा दरें हैं पेट्रोल डीजल की। इस बात को कैसे जुटलाइएगा? सवाल ये नहीं है, सवाल है कि जब राजस्थान में 65 पूरे देश में डीजल पेट्रोल की कीमतें स्थिर थी, आप बताओ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो वादे 2014 में किए थे, उस समय इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ में जब 390 रुपए का हमारा गैस सिलेंडर था, इनके सारे केंद्र के नेता सड़कों पर आकर के बैठ करके चिल्लाते थे गैस महंगी है, पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, डीजल के दाम कम होने चाहिए, नहीं चाहिए। और जब वक्त आया इनका, अरे हम 65 रुपए का पेट्रोल भी महंगा दे रहे थे, इन्होंने 110 में कर दिया। वो कहना चाहते हैं कि 2 लाख करोड़ रुपया हर महीना ये पेट्रोल डीजल कुकिंग गैस के नाम पर देश का खजाना भर रहे हैं। तो राजस्थान सरकार को जीएसटी का पूरा पैसा दिलवा दो अमित गोयल। राजस्थान की सरकार जो 20,000 करोड़ जीएसटी में पैसा पूरा 20,000 करोड़ रुपए राजस्थान के विकास पेट्रोल और डीजल के दामों की नहीं है। ये डिबेट पेट्रोल और डीजल के दामों की नहीं है। जीएसटी का पूरा पैसा दिलाओ। ठीक है, आपके 25 सांसद जनता सरकार के सामने जनता की कोई पैरवी नहीं करते। गोयल जी सुन लीजिए, सवाल ये है रंजना जी, देखिए पेट्रोल और डीजल पे डिबेट नहीं है। डीजल का जवाब भी दे दो। पेट्रोल और डीजल पे डिबेट नहीं है सर, बहुत चर्चा हो गई है। एक अच्छा खासा वक्त मैंने आपको दे दिया है क्योंकि ये मुद्दा उठाया और जनता से ही जुड़ा मुद्दा है, तो इसीलिए मैंने आपको अपनी बात रखने का मौका यहाँ पर पूरा दिया। लेकिन चर्चा उस पर नहीं, चर्चा है दोनों ही सीटों पर उपचुनावों को लेकर। गोयल साहब यहाँ पर चूंकि भिंडर साहब लगातार टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन आपसी कलह या फिर जो भी पार्टी में चल रहा है उसकी वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला और अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने यहाँ पर फैसला कर लिया। लेकिन क्या अब भारतीय जनता पार्टी, चूंकि तस्वीर कहीं ना कहीं आपके सामने पूरी तरीके से साफ होगी, कॉम्प्रोमाइज करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी श्रेष्ठ कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाती है और हम हमारे बूथ मैनेजमेंट के ऊपर, मोदी सरकार के कामकाज के ऊपर और राजस्थान सरकार की विफलता और उनके फूट के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण ताकत के साथ में चुनाव लड़ेगी और बहुत अच्छे मतों के साथ में दोनों विधानसभा सीटें जीतेगी। और कांग्रेस पार्टी का जो घमंड है, जो भ्रम है, जो अहंकार है कि जनता के सामने आ जाएगा कि इतनी सारी राजस्थान की दुर्गति करने के बाद में भी जिस तरह ऊंची आवाज के अंदर ये अपने सुशासन की बात कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। मोदी जी ने सुशासन बताया, बेरोजगारों की हालत क्या कर रखी है आप लोगों ने? हमारे सबके देश के प्रधानमंत्री ने अशोक गहलोत जी की उन्होंने सराहना की है। अमित गोयल सीखो, झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से सीखो, अच्छे काम को अच्छा करो। 2 नवंबर तक परिणाम सामने आ जाएगा। तिवारी जी, 3 विधानसभा में सामने आ जाएगा। आपका तो ठीक है तिवारी जी, एक आखिरी सवाल, समय की कमी है। तिवारी जी, आखिरी सवाल। प्रदेश में सरकार आपकी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन आप कैसे करेंगे? इन दोनों ही चुनावों के नतीजों में वो देखने को मिलेगा। ऐसे में यहां से तैयारी क्या है, बहुत संक्षेप में? रंजना, कांग्रेस केवल चुनाव के लिए नहीं बनी, ये चुनावी पार्टी तो इनकी पार्टी है।
इनको जब हार का डर लगता है तो गुजरात का मंत्रिमंडल, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ काम के आधार पर वोट मांगते हैं। इनको डर लगता है, कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदल देते हैं, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल देते हैं, गुजरात का सारा चेहरा बदल देते हैं, चूंकि काम नहीं करते। हमारे मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत जी जिस दिन से बैठे हैं, यहाँ पर वक्त ही बताएगा कि किसकी तैयारी में कितना दम है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तिवारी जी आपका शुक्रिया, गोयल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोनों ही सीटों पर चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि मुकाबला सिर्फ कांग्रेस वर्सेस भाजपा नहीं है। वल्लभनगर की सीट बहुत हॉट सीट मानी जाती है और त्रिकोणीय मुकाबला इस पर देखने को मिल सकता है जब भिंडर साहब की इसमें एंट्री हो चुकी है। हालांकि जीत का दम कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम दिग्गजों द्वारा ये भरा जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही बड़े बड़े नेताओं की जो साख है वो यहां पर लगी हुई है। ऐसे में नतीजे क्या आते हैं ये तस्वीर साफ जल्द ही हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से दम भरा जा रहा है, इन सब के बीच जनता अपने विवेक का इस्तेमाल कर अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।